In this video, we are study about shunt capacitor filter. First of all, we have to know that what is this. So it is the second type of filter. First type we already study in last video. चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में लेके चलते हैं. शंट कैपेसिटर फिल्टर, इसके नाम में दो वर्ड यूज किया गया है, शंट एंड कैपेसिटर. शंट का मतलब होता है पैरेलल और कैपेसिटर एक कंपोनेंट्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स. इसमें जो कैपेसिटर है वो लोड के साथ पैरेलली कनेक्टेड होता है. कैपेसिटर लोड के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, सो इसका नाम शंट कैपेसिटर फिल्टर पड़ा. ठीक है, फिल्टर है तो फिल्टर का बेसिक फंक्शन हम लोग जानते हैं. डिजायर्ड सिग्नल को पास करता है, अनडिजायर्ड सिग्नल्स को ये ब्लॉक करता है. ठीक है, तो पहले पॉइंट पे आते हैं. दिस इज़ द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ फिल्टर सर्किट्स. बहुत ही सिंपल सर्किट्स है इसका. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटर सी विच इंसर्टेड बिटवीन रेक्टिफायर एंड लोड रेसिस्टेंस RL. इसमें एक कैपेसिटर C होता है, ठीक है, जो कि इंसर्टेड होता है किसके किसके बीच में, तो रेक्टिफायर एंड लोड रेसिस्टेंस के बीच में. आप चाहो तो यहाँ से इस डायग्राम से इस बात को समझ सकते हो. यहाँ पे एक हाफ वेव रेक्टिफायर को कंसीडर किया गया है, बट रेक्टिफायर में ये कैपेसिटर तो होता नहीं है. आप इसको इग्नोर कर दो. अगर इसको स्केप कर देते हो, इसको हटा देते हो, तो आप देखोगे क्या कि ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर बन गया. हाफ वेव रेक्टिफायर में एक AC सप्लाई होता है, एक डायोड D रहता है और फिर एक लोड RL होता है. आया बात समझ में. तो कैपेसिटर को किस तरीके से कनेक्ट किया गया, तो अगर इसको आप हाफ वेव रेक्टिफायर कंसीडर कर लो, यानी कि एक रेक्टिफायर हो गया, ये उसका लोड हो गया, तो रेक्टिफायर और लोड के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है. यही इस स्टेटमेंट में, सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है. आते हैं थर्ड पॉइंट में. कैपेसिटर C इज पैरेलली कनेक्टेड विथ लोड RL, सो इट्स नेम इज शंट कैपेसिटर फिल्टर. बिल्कुल ऐसा ही है. इसमें जो कैपेसिटर यूज हो रहा है वो लोड से पैरेलली कनेक्टेड है, इसीलिए इसका नाम जो है शंट कैपेसिटर फिल्टर है. आइए अब इसके वर्किंग को हम लोग समझते हैं. वर्किंग में हमने पहला पॉइंट लिखा है, ड्यूरिंग कंडक्शन पीरियड ऑफ डायोड D कैपेसिटर गेट चार्ज एंड स्टोर ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. पहले मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि इस सर्किट्स को हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं. ठीक है, एक तो इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग पढ़ सकते हैं, और दूसरा इसका जो रेसिस्टेंस कैपेसिटी होता है, रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है कैपेसिटर का, उससे इसको हम लोग पूरे सर्किट को डील कर सकते हैं. आया बात समझ में. तो पहले हम लोग इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ड्यूरिंग कंडक्शन पीरियड ऑफ डायोड D कैपेसिटर गेट चार्ज. इसका मतलब ये हो गया कि जब डायोड कंडक्ट करेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का आप लोग को वेवफॉर्म याद होगा कि 0 से पाई तक इसका आउटपुट सिग्नल मिलता है, यानी कि डायोड जो है 0 से पाई तक कंडक्ट करता है. उस समय ये कैपेसिटर चार्ज होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. ड्यूरिंग नॉन कंडक्शन पीरियड ऑफ डायोड कैपेसिटर डिस्चार्ज थ्रू लोड RL. कह रहा है कि जब डायोड नॉन कंडक्टिंग मोड में होगा, यानी कि पाई से 2 पाई तक आपका डायोड कंडक्ट नहीं करता है, उस टाइम पीरियड में आपका जो कैपेसिटर होगा वो डिस्चार्ज होगा. एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ डायोड कैपेसिटर विल चार्ज, ड्यूरिंग नॉन कंडक्शन मोड कैपेसिटर विल डिस्चार्ज. अब इसी बात को थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक हम फ़ोटो लिए हैं. इसमें हम ये समझाने का कोशिश करेंगे कि कैसे आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है. तो ये जो डॉटेड लाइन है, पहले इसको समझिए आप लोग. ये जो डॉटेड लाइन है ये हाफ वेव रेक्टिफायर को रिप्रेजेंट कर रहा है. आप लोग को याद होगा हाफ वेव रेक्टिफायर जो है 0 से पाई कंडक्ट करता है, पाई से 2 पाई कंडक्ट नहीं करता है, वापस 2 पाई से 3 पाई उसका कंडक्शन मोड होता है. आया बात समझ में. अब यही बात है कि 0 से पाई कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा, फिर पाई से 2 पाई कैसे डिस्चार्ज होगा. तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि कैपेसिटर जो है एक चार्जिंग एलिमेंट्स है. इसमें कैपेसिटी है कि ये चार्ज हो सकता है. एक चार्ज होने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये अपने आप में स्टोर करके रख सकता है. इसके अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप होता है और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है. तो जब इसको कोई वोल्टेज दिया जाएगा, एक डिजायर्ड वोल्टेज पे ये चार्ज होगा, यानी कि एनर्जी स्टोर करेगा, अनडिजायर्ड वोल्टेज पे ये डिस्चार्ज होगा. हाफ वेव रेक्टिफायर में जब ये सिग्नल
एक एवरेज वैल्यू से ऊपर जाता है तो कैपेसिटर जो है इसमें चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वापस जब ये वोल्टेज जो है एवरेज वैल्यू से कम होता है तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होगा। इस पीरियड में आपका ये जो पीरियड है पाई से 2 पाई, इस पीरियड में आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। इसी वेवफॉर्म को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बना रखा है, इसको समझिएगा। ये इसका चार्जिंग पीरियड हो गया और ये इसका डिस्चार्जिंग पीरियड हो गया। चार्जिंग जो टाइम है ये बहुत कम टाइम ड्यूरेशन का है, तुरंत चार्ज हो जा रहा है, और डिस्चार्ज बहुत लेट से हो रहा है। इसका कारण है रेसिस्टेंस। आइए अब हम लोग जानते हैं कि ये कैसे बहुत कम ही टाइम में चार्ज हो जाता है और डिस्चार्ज होने के लिए इसमें टाइम क्यों ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए हमने एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, इसको अच्छे से समझिएगा। इट इज़ टू बी नोटेड हेयर दैट कैपेसिटर C गेट चार्ज टू द पीक वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज क्विकली बिकॉज चार्जिंग टाइम कांस्टेंट टाउ, दिस इज द टाउ इज ऑलमोस्ट जीरो। इट इज़ सो बिकॉज देयर इज़ नो रेसिस्टेंस। कह रहा है क्या कि जो कैपेसिटर है ये बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाता है अपने पीक वैल्यू से। पीक वैल्यू से होने का मतलब क्या है कि ये जैसे ही ये अप्लाइड वोल्टेज है इसको अप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पे जो कैपेसिटर का वोल्टेज है VC, ये V0 के बराबर हो जाएगा। ये डॉटेड लाइन V0 का है, ये समझ लो कि ये डॉटेड लाइन हम लोग V0 के लिए बनाए हैं और ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये VC के लिए है। तो जैसे ही ये V0 अपने पीक वैल्यू पे जाएगा तो VC का भी वैल्यू उसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि तुरंत फुल चार्ज हो जाएगा। इसका कारण क्या है वो समझते हैं। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा यानी कि 0 से पाई टाइम में, तो ये यहाँ पे ऐसे क्लोज सर्किट बनाता है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और इस तरीके से यहाँ पे सिग्नल फ्लो होता है। इस पाथ में इसका रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत ही कम होता है। रेसिस्टेंस वैल्यू कम होने के कारण ये कैपेसिटर जो है बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, यानी कि VC का वैल्यू इस डायोड के V0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका चार्जिंग कांस्टेंट टाइम जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो VC का जो वैल्यू होता है, VC जो है कैपेसिटर वोल्टेज होता है, इक्वल होगा V0 इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई RC। यहाँ पे जो RC होता है इसी को हम लोग टाउ बोलते हैं, यही हमारा टाइम कांस्टेंट होता है। तो अब हम लोग ये जान गए हैं कि इस पाथ का रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत ही कम है। मान लो कि R का वैल्यू 0 है। अब इस वैल्यू को, R के वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करते हो तो E का वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो, ये वैल्यू 1 माइनस ये ज़्यादा वैल्यू होने के कारण बहुत ही स्मॉल वैल्यू आएगा। अगर इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं तो हमारा VC जो है V0 के बराबर हो जाएगा और ये बहुत ही कम टाइम में होगा, यानी कि आपका जो कैपेसिटर है इसका वैल्यू V0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे V0 जो है डायोड के द्वारा जो प्रोड्यूस किया वोल्टेज है वो है V0। आया बात समझ में? बट इसका जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, बट डिस्चार्ज टाइम इज क्वाइट लार्ज, ब्रैकेट में लिखा है मोर देन 100 टाइम्स बिकॉज इट्स डिस्चार्ज थ्रू लोड रेसिस्टेंस RL। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसका जो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम है ये बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये डिस्चार्ज होता है RL के थ्रू। जब ये RL के थ्रू डिस्चार्ज होगा तो RL का वैल्यू बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका डिस्चार्जिंग टाइम बढ़ जाता है। डिस्चार्जिंग वोल्टेज का भी डिस्चार्जिंग वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर भी यही वैल्यू होता है, सेम इसी वैल्यू को ये चार्जिंग वोल्टेज और डिस्चार्जिंग वोल्टेज दोनों के लिए सेम ही यूज करते हैं। अगर सोचो कि इसमें R की जगह पे RL लगा दिए तो RL का अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये ओवरऑल वैल्यू कम होगा। ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? कम होगा, जिसके कारण E का वैल्यू कम होने के कारण ये ओवरऑल VC का वैल्यू क्या होगा? V0 जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि V0 का वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगा और V0 का वैल्यू बहुत ज़्यादा आने के कारण आपको कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आया बात समझ में? सो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये चार्जिंग टाइम है, ये डिस्चार्जिंग टाइम है। ये जो ग्रीन वाला है यही फाइनल आउटपुट सिग्नल है जिसको हमने यहाँ पे बना लिया है। ये ऑलमोस्ट DC सिग्नल है। DC सिग्नल तो स्ट्रेट लाइन होता है, बट फिल्टर का आउटपुट सिग्नल प्योर DC नहीं होता है, बट इसमें रिपल्स बहुत कम हो गए।
इसके वर्किंग को समझने का एक दूसरा तरीका ये है कि इसके रेसिस्टेंस से भी हम लोग समझ सकते हैं, कैपेसिटर के रेसिस्टेंस से भी इसके वर्किंग को समझ सकते हैं। सपोज करो कि यहाँ से कोई सिग्नल पास हो रहा है, इस पाथ से कोई सिग्नल पास हो रहा है जिसमें AC और DC दोनों कंपोनेंट्स हैं। ये क्या करेगा, कैपेसिटर AC वाले सिग्नल को बाईपास कर देगा ग्राउंड में। ये ग्राउंड है, यहाँ पे बाईपास कर देगा, यानी कि सारे AC सिग्नल्स इस पाथ से फ्लो होके ग्राउंड में चले जाएंगे और DC को ब्लॉक करेगा, जिसके कारण इधर DC सिग्नल मिलेगा और DC सिग्नल लोड से फ्लो हो जाएगा, यही आउटपुट सिग्नल यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा। तो ये इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि AC के केस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि कैपेसिटर में जब AC सिग्नल पास होता है तो उसको पास करने देता है और DC को ब्लॉक करता है। तो AC को पास करके इसने किया क्या, इसने ग्राउंड में भेज दिया और DC को ब्लॉक करने का मतलब क्या है कि DC जो इधर से आ रहा था ये DC आगे की तरफ चला जाएगा और लोड से फ्लो होगा। यही हमारा DC सिग्नल लोड से फ्लो होना भी चाहिए था, जो कि यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। आया बात समझ में? बस इतना ही सा बात है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि DC लोड पे फ्लो हो जाएगा, AC ग्राउंड हो जाएगा। इस तरीके से AC यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और DC हम लोग को फाइनल आउटपुट सिग्नल के रूप में मिल। आइए अब हम लोग फिल्टर का तीसरा टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है LC फिल्टर। LC यहाँ पे जो नाम यूज किया गया, L इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, C कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों होंगे। इससे पहले वाले फिल्टर में सिर्फ इंडक्टर यूज होता था या फिर कैपेसिटर यूज होता था, बट यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। आप देख सकते हो ये इसका बेसिक सर्किट डायग्राम है। ये इंडक्टर रहा, ये कैपेसिटर। इंडक्टर आप लोग जानते हो सीरीज में कनेक्टेड होता है लोड से, और कैपेसिटर जो होता है लोड से पैरेलली कनेक्टेड होता है। अब इन दोनों को कनेक्ट किया गया, यानी कि यहाँ पे दो फिल्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक वाइडली यूज होने वाला फिल्टर है। इसलिए वाइडली यूज होने वाला फिल्टर है क्योंकि इसमें DC सिग्नल, यहाँ जो आउटपुट सिग्नल मिलता है ये ऑलमोस्ट प्योर DC सिग्नल मिल जाता है। हाँ, 100% तो DC सिग्नल नहीं बोल सकते हैं, बट अगर कंपेयर किया जाए इंडक्टर L फिल्टर और C फिल्टर से तो उन दोनों के कंपैरिजन में इसका आउटपुट सिग्नल बेटर होता है। ठीक है, उन दोनों फिल्टर्स में एक एक डिमेरिट था। सबसे पहले उस डिमेरिट को डिस्कस कर लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इस LC फिल्टर का डिज़ाइन क्यों किया गया। सबसे पहले हम लोग ड्रॉबैक पढ़ेंगे L फिल्टर का। इसमें जो ड्रॉबैक था, इसका मेन ड्रॉबैक जो था वो रिपल फैक्टर से था। इसका जो रिपल फैक्टर होता है L फिल्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड होता है, लोड होता है। यहाँ पे उसका फार्मूला हमने लिखा है, इसमें हमने लिखा है गामा। गामा जो होता है आप लोग जानते होंगे, हम पिछले वीडियोज में जब हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ाएं तो वहाँ पे इसको बताएं कि ये रिपल फैक्टर होता है। दिस इज़ द रिपल फैक्टर। तो ये रिपल फैक्टर है आपका, और इस रिपल फैक्टर का जो फार्मूला होता है, एक्चुअल फार्मूला इसका होता है IRMS/IDC। ये फार्मूला कहाँ से आया, तो ये एक डेरिवेशन का पार्ट है, उसको आप लोग नहीं पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, हम पढ़ाते हैं क्लास में, बट यहाँ पे छोड़ो, आपको उसका ज़रूरत नहीं है। तो ये जो रिपल फैक्टर होता है IRMS और IDC का रेशियो होता है। इसमें DC का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा ये वैल्यू उतना ही कम होगा, यानी कि रिपल फैक्टर का वैल्यू कम होगा। हमने बताया भी था कि रिपल फैक्टर जितना कम आए इसका मतलब ये है कि जो रेक्टिफायर का आउटपुट सिग्नल है उसमें DC कंपोनेंट्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। चलिए आते हैं अपने पॉइंट्स पे। तो रिपल फैक्टर इस पर्टिकुलर L फिल्टर का देखें तो इसका रिपल फैक्टर का फार्मूला तो RL डिवाइडेड बाई 3√2 ओमेगा L। जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो रिपल फैक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड है। इसका मतलब ये है कि अगर ये लोड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हाई वैल्यू का लोड यूज करोगे तो रिपल फैक्टर का वैल्यू बढ़ जाएगा, और रिपल फैक्टर वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि आपका DC कंपोनेंट्स का वैल्यू कम हो जाएगा। जो